29 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल लिंक में दे रखा है उन्हें, उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेड कोर्सेज हमारे चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो करंट अफेयर के वीडियो रह गए हैं आपके 27 तारीख का और 28 का, वो भी मैं दे दूँगा, ठीक। 29 का टाइम से ही आएगा, आ रहा है 6 बजे सुबह, बाकी भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। पीडीएफ आप लोग को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे दी गई है, इसकी भी और एमसीक्यू वाली पीडीएफ भी, ठीक है। देखिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो ये सारे जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, दुर्गा पूजा को जो है, दुर्गा पूजा जो कोलकाता में होती है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको यूनेस्को के द्वारा हमने रिकॉग्नाइज करा लिया है भारत की तरफ से, ठीक। 2021 में कराया गया था ये, और अभी ये उसी उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा को करवाया जा रहा था कोलकाता में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक एकेडमी और साथ में नेशनल म्यूज़ियम एंड नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने मिलकर दुर्गा पूजा करवाई कोलकाता में, ठीक। ये इसके 2021 के बाद जब से ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जुड़ा है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिली है, उसके बाद पहली बार हो रहा था, तो सब लोगों ने मिलकर और अच्छे और ज़्यादा हर्षोल्लास से इसको मनाया गया है, ठीक। 16वें सेशन पेरिस में जो हुआ था 13 से 18 दिसंबर 2021, उसमें इसको ऐड किया गया था। भारत में अब जो है 14th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक, जो कि यूनेस्को के द्वारा आपका रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। अगला टॉपिक है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है ना, यानी कि क्लीन सी और कोस्टल एरियाज और सेफ कोस्टल और सीज सागर, इसके बारे में एक अभियान चलाया गया है। कौन? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया पुदुचेरी से, ठीक। अभी पुदुचेरी में ये चलाया गया है और ये 75 दिन का सिटीज़न नागरिकों के द्वारा इनिशिएटिव था, क्लीन कोस्ट क्लीन सेफ सी कैंपेन का। और इसमें एम यही है कि जो कोस्टल जो तटीय क्षेत्र होते हैं और जो समुद्र का पानी वानी है, वो इकोसिस्टम जो पूरा है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो सब उसकी हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इसमें जो है नागरिक आगे आए, ठीक। तो कैंपेन है, मैंने आपको बताया ना, कैंपेन या कहीं हो या फिर जो है कोई अभियान है, मिशन है, तो ये ज़्यादातर जागरूकता बढ़ाकर नागरिकों को जो है ये कहा जाता है कि आप लोग आगे आके इसमें काम करें, ठीक। जन आंदोलन टाइप से। और 5 जुलाई से चालू हुआ था, 17 सितंबर ख़त्म होगा। 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 3 इसमें जो है मेन काम है, कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली, सबसे कहा गया कि उपभोग जिम्मेदारी से करें, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मछलियों को इतना ज़्यादा मारा जा रहा है कि जितने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी एक बात है। और सेपरेट वेस्ट एट होम, जो कचरा है, गीला कचरा सूखा कचरा, उसको जो है घर पे ही विभाजित करके सेग्रीगेट करके करिए दीजिए, और जो अपशिष्ट है उसको डिस्पोज करिए रिस्पॉन्सिबली। ये नहीं कि गए और जो है प्लास्टिक के बैग सब जो है बीच में फेंक दिया कोस्ट एरिया में, या फिर पानी बढ़ा दिया, फिर प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, वो सब नहीं करना है। इस कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसका कैंपेन को हेड कर रहा है। किसके साथ में मिलके? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीएमए के साथ में मिलके। तो अगर ये कहा जाए कि पर्यावरण मंत्रालय मंत्री तो गए थे पुदुचेरी अभी इसमें शिरकत करने, लेकिन हेड किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मौसम विभाग होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक। और इसमें देखो ऐसा है कि भारत में 75 जो बीच एरिया है, जैसे गोवा बीच है, ठीक है ना, और अक्सा बीच है, इस साइड बीचेस जो है, तो वहाँ पर 75 किलोमीटर पे 75 बीच भारत से चुने गए हैं, और हर किलोमीटर 75 जो है आपके वॉलंटियर्स हैं जो उस कोस्ट लाइन को क्लीन रखते हैं, ठीक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो अमित शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया ऑफिस नेशनल एनआईए का न्यू रायपुर छत्तीसगढ़ में। और ये कब किया गया? तीज पोला करके फेस्टिवल था आपका छत्तीसगढ़ में, तब ये जो है नया ऑफिस खोला गया है एनआईए का न्यू रायपुर छत्तीसगढ़ में। एनआईए का मेन काम होता है टेररिज्म को रोकने की, सबसे प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कार्यबल है, ठीक। अगर टेररिज्म को रोकना तो सबसे पहले एनआईए मतलब सबसे आगे रहेगा, अग्रणी रहेगा।
एजेंसी को लाया गया था, जैसे मैंने आप लोग को कई बार बताया, 26/11 का जो अटैक हुआ था 2008 में, 26/11 का कसाब वसाब वाले में। तो 26/11 तो आप समझ रहे हो 26 नवंबर को हुआ था 2008 में, और उसी साल के आखिरी दिन पर 31 दिसंबर 2008 को भारतीय संसद ने जो है एक अधिनियम, एक कानून जो है पास किया, जिसके अंतर्गत NIA का गठन हुआ। ठीक, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कई बार संघवाद पे काफ़ी जो है इसमें, अभी मैंने पीछे आप लोग कई बार पढ़ाया भी है। संघवाद मतलब कि स्टेट से कुछ पूछना नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो सीधे जाते हैं। कोई ये इसलिए भी है कि नेशनल सिक्योरिटी है, वो उसको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसके लिए जो है स्टेट से कई सारे रिक्वेस्ट मांगने में, परमिशन मांगने में कई बार जो है देरी होती है। तो नेशनल सिक्योरिटी को जो है सबसे ऊपर रखते हुए यहाँ पर इसको बनाया गया, वो मेन मोटिव है इसके पीछे। लेकिन फेडरलिज्म ये कहता है कि भैया ये फिर स्टेट से बोलने लगते हैं कि हमारे जो है इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप हो रहा है, NIA का टेररिज्म के नाम पर हमारे यहाँ घुस के जो है हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है फेडरलिज्म के काफ़ी की वजह से, इसका क्रिटिज्म भी होता रहा है, और कई सारे जो अभी संशोधन किए गए थे उसमें इसको काफ़ी पावर बढ़ाई भी गई हैं, जो हम लोगों ने पहले करंट अफेयर में पढ़ा है। ठीक, तो इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, पहले वाले भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ पे आप यहाँ पे 3 बिंदु जो बने रहते हैं राइट टॉप कॉर्नर पे, वहाँ पे क्लिक करोगे, सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके आप लिखो NIA, सारे आपको करंट अफेयर से पहले के जो थे NIA से संबंधित, या इन्वेस्टिगेशन लिखो, आपको मिल जाएगा, या तो CBI आएगा या फिर NIA आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो दिखाई देता हूँ, रुको। अब देखिए ये हमारा जो चैनल है, ठीक है, फ्री वाला, इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं और सारी PDF भी आपको मिलती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देखो यहाँ पे सर्च करोगे, सर्च पे आके आप लिखो, इस पे इन्वेस्टिगेशन लिखो, इन्वेस्टिगेशन। ठीक, आपने इन्वेस्टिगेशन करके सर्च किया तो देखो ये आया ना, किस दिन का है, 6 जुलाई का NIA संबंधित है। अब आपको देखो कितना आसान कर रखा है। अगर जैसे ये आप इसके सामने टाइम भी लिखा हो, इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दोगे तो ये खुल जाएगा, ये वीडियो का लिंक भी खुलेगा और सीधे इस टॉपिक पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, ये अभी थोड़ा बफर कर रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन है 26/11 का जो अटैक हुआ था 2008 में, ठीक है ना, वो कसाब वसाब वाले जो आके उन्होंने। ठीक, तो कितना आसान है, बस करने वाली वो चाहिए हिम्मत। चलिए चलते हैं अपने PDF। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए 2 सर्च के ऑप्शन आ रहे हैं, तो एक बार हम इसको और देख लेते हैं भाई, दूसरा कौन सा है। तो ये था 6 जुलाई का, इससे पहले भी है 26 जून को। देखिए NIA पढ़ा, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, देखिए आपके सामने मैंने बोला था, करंट अफेयर का वीडियो लाइव बनाते हुए, सर्च करते हुए मैंने बताया। देखिए 2 बार ये आ चुका है। इसको भी यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस एरिया पे, तो आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे, उसको देख लो खाली, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे सर्च आपको कहाँ से करना है, ये देखिए यहाँ से काट देंगे, यहाँ पर इस बटन को दबाएंगे, सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ लिखेंगे और नीचे यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक, चलते हैं PDF पर। अगला टॉपिक है पोर्ट क्लांग। पोर्ट क्लांग, अब देखो ये मलेशिया के यहाँ पर स्थित है। ये स्टेट ऑफ मलक्का देख रहे हो, ये जल डब्रू मध्य जो मलक्का वाला है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, और यहाँ से होते हुए साउथ चाइना सी जा रहे हैं आप। ठीक है, फिर ऐसे जाओगे तो अंडमान सी, इंडियन ओशियन पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर बीच पे जो है आपका कौन सा पड़ता है, ये पोर्ट क्लांग पड़ता है। ठीक, सिंगापुर यहाँ पर है। तो इंडियन नेवी जो है अभी इसने यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट किया है INS सुमेधा का। ठीक, पोर्ट क्लांग ऑफ मलेशिया, याद रखना मलेशिया का है, और ये मेन गेटवे है मलेशिया का, सी के मतलब सी का रास्ता इसका यहीं से है। और जब कॉलोनियल औपनिवेशिक टाइम था तब इसको पोर्ट स्वेतनहैम बोलते थे। ठीक, लार्जेस्ट पोर्ट है ये कंट्री का, इसका नाम पोर्ट क्लांग कर दिया गया था जुलाई 1972 को। INS सुमेध जो है भारत का एक स्वदेशी निर्मित नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और मतलब ये मल्टीपल रूल है जो ये अदा करता है। ठीक है, पोर्ट क्लांग मलेशिया। अगला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, भारतीय आर्थिक विकास। तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 अप्रैल 2024 तक जो ग्रोथ करने वाली है, एक अनुमान लगाया गया है, वो 7.4% होने वाली है। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने भारत को ये बताया है कि आने वाले 2 वित्तीय वर्षों में
दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी होगी, ठीक है। और ये जो आंकड़ा है इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मतलब आसपास है, दो मतलब सही सब लोग एक ही बोल रहे, तो उसी हिसाब से ये आंकलन लगाया गया है। फ्री बीज के मुद्दे पर जो रेवड़ी जो कल्चर वाली बात हो रही है, चल रही है कि पार्टियां जो है फ्री बीज देती हैं, उनको लगता है कि वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुफ्त की बातें करो और उनसे एक बार वोट खींचने के बाद उनको जो है 5 साल उनका खून निकाल लो। तो ये जो चीज़ें, इस पर उन्होंने कहा कि और ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए। कई लोगों ने, जैसे नीति आयोग के मेंबर्स ने भी ये कहा कि फ्री बीज देने के साथ साथ पार्टियों को ये भी मैनिफेस्टो में वो बताना चाहिए कि भैया इसके लिए पैसा कहाँ से जुटाने वाले हो। देखो होता क्या है कि हमारा ही तो पैसा हमसे लेंगे भाई। जो देखो अभी टैक्स के इनकम में नहीं आए, वही ना सोचे कि भैया फ्री भी हमारे लिए है तो बस कभी टैक्स उसमें आओगे नहीं, आना है, सबको लाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे यहाँ इसीलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे गरीब हो, दोनों के ऊपर लगता ही लगता है, तो टैक्स तो सबको देना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं चलेगा, ये समझिएगा, ये एनालिसिस है, डायरेक्ट टैक्सेशन पे लोग बसते रहेंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन का उपयोग वोट बैंक को जो है पाने के लिए करते रहेंगे लोग, तो इनडायरेक्टली तो आपको जो है हर चीज़ महंगी हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ये फ्रीबीज दिए जा रहे हैं ना। आपको आपका जो है कोई चीज़ दी जाएगी, दूसरी तरफ से आपकी जेब से पैसा निकाल के आपको पकड़ा दिया जाएगा, ठीक। आप ये नहीं सोच सकते कि यार हम तो जो है अभी किसी इनकम टैक्स लैब में नहीं आते, वो डायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं आते हो ना मेरे भाई मेरी बहन। आप इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बिस्किट खरीद रहे हो, पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले गुड्डे का पैकेट जो आता था इतना बड़ा होता था, 10 रुपये मिलता था। अब आप कहोगे यार आज भी तो 10 ही रुपये का है, लेकिन पैकेट भी तो इतना बड़ा हो गया है। दिमाग विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसे ही फ्री बी के चक्कर में जो है, ठीक है ना, मुफ्त के कोई लंचेस नहीं होते हैं। अगर किसी का काम फ्री बीज से ही होके चल जाता तो फिर तो भैया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो फ्री बीज खाली बेवकूफ़ बनाने की जो है, ऐसे कई लोग जो है एजुकेशन सेक्टर में भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा और ज़्यादा इस पर जो है डिबेट होनी चाहिए। कई लोगों ने बोला कि ये भी बताओ भैया कि इसका एक्सपेंडिचर कहाँ से करने वाले हो, ठीक है, कहाँ से निकालोगे पैसा। होता क्या है कि जो पैसा होता है वो तो फ्री बीज में उड़ा देते हैं, लेकिन बाकी जगह से फिर वो पैसा जुटा नहीं पाते और अगली बार हार के चले जाते हैं, खजाने खाली कर देते हैं। ये वाली चीज़ है, ठीक। और उसमें करप्शन बहुत होता है फ्री बीज वाले में। अगला टॉपिक है फेजिंग आउट पेट्रोलियम पावर्ड व्हीकल्स। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। अब देखिए कैलिफोर्निया जो कि यूएसए के जितने स्टेट्स हैं ना उसमें सबसे बड़ा स्टेट में से एक है, साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल जो कार वार है बहुत ज़्यादा बिक्री होती है कैलिफोर्निया में अकेले, ठीक। तो अब कैलिफोर्निया अगर कोई डिसीजन ऑटोमोबाइल सेक्टर में लेता है ना तो बहुत उसका इम्पैक्ट यूएसए के अंदर भी होता है और बाहर जो है बाकी देशों पे भी होता है। इन्होंने ये कहा है पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ 2035 तक हम बिल्कुल बैन कर देंगे 100% 2035 तक, और इसको फेज्ड मैनर में ले जाएंगे। फेज मैनर में धीरे धीरे कम करते जाएंगे पेट्रोल व्हीकल, ठीक। किस पे जाने वाले, एक आपका ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। तो उन्होंने बोला कि 35% हम कम कर देंगे, जीरो एमिशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चले जाएंगे 2026 तक, ठीक। अभी 2026 तक 35% कम कर देंगे, 68% 2030 तक, 2035 तक तो भैया 100% कोई भी पेट्रोल की व्हीकल नहीं बेची ही नहीं जाएगी, सीधी सी बात है, ख़त्म, ठीक। यूएस कैलिफोर्निया जो है बिगेस्ट यूएस स्टेट है और लार्जेस्ट मार्केट है कार सेल्स का इन द वर्ल्ड। और इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया क्या टारगेट है भाई साहब, 65% तक हम जो भी नई व्हीकल जो है सेल करेंगे वो इलेक्ट्रिक की होगी 2030 तक। अब इस तरीके के जो टारगेट भारत के होते हैं ना, इसको फैक्ट बुक में डाला करो। मैं ये तैयार कर रहा हूँ, जो लोग हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबको मिलेगा। इसको मैं जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं इसके लिए अलग जो है इसको जोड़ता चल रहा हूँ। वो जैसे मैं दे रहा था ना कि भारत में पहला कौन, वो एक दो ना तो लोग नहीं देखते हैं, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं भी थोड़ा सा उसमें मुझे डिमोटिवेशन हो जाता है। तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे आप लोगों को खिलाना है इसे, तो उसी प्रकार से जो है व्यंजन बनाए जाएंगे अब। तो इसका पूरा जो है आपको एक साथ मिलेगा। पेड ग्रुप में तो पहले पीडीएफ मिल जाएगी जिसके जरिए जो है आराम से आपको जो हर फील्ड में, ऑटोमोबाइल में ये है, आप इन्वायरमेंट में भी इसको लिख सकते हो, एस्से में लिख सकते हो, ये लिखने पड़ेंगे। फैक्ट्स नेवर लाई, और फैक्ट्स की वजह से आप अपने जो बात आप लिखते हो उसको जस्टिफाई कर पाते हो। और मे बी
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली। ठीक, वहाँ 65 की जगह 85 कर देगा, 2030 की 40 कर देगा, क्वेश्चन पूछेगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, प्रोग्रेस जो है अभी काफ़ी हमारी ठीक नहीं है। देखा जाए अभी तो इंडिया अगर 2012 से देखें तो अभी तक सिर्फ 6.38 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही बेच पाया है, जो कि अभी जितने भी व्हीकल्स हैं ना उसका सिर्फ 1% है। ठीक, और लेकिन इनकरेजिंग ये है कि 15 स्टेट ने हमारे यहाँ भारत में ईवी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। अब मैं ये सोच रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था सभी ईवी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो शेख बैठे हुए हैं जो ऑयल के दम पे खाली इकोनॉमी अकेले उनकी ऑयल की वजह से चल रही है, इनका क्या होगा रे कालिया? तो समझ में नहीं आ रही बात। इसीलिए देखो यूएई तो बहुत होशियार है, उसने अपना जो है पूरा टूरिज़्म और वो डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो खाली तेल पे ही जो है पूरी तरीके से निर्धारित है, तो उनका क्या होने वाला है? सब लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इसी पे चले जाएंगे तो ये सोचने वाली एक चीज़ है। और जब सोचने वाली कोई चीज़ होती है, एनालिसिस वाली, क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। नहीं भी बनते तो आप वाला पॉइंट लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार ये चीज़ों को, डेटा को जो है एनालाइज करके देख पाता है। ठीक, सही जगह लेकिन लिखना, जो आपको आता है वो मत लिखने लोग, हर जगह रेलेवेंट होना चाहिए क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार या फिर एमसीक्यू के अनुसार। डेफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ तुमने ठीक नहीं किया, तुमने हज़ारों जो है हेक्टेयर की ज़मीन बिना प्रक्रिया को फॉलो किए हुए फॉरेस्ट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को तुमने जो है सौंप दी। फॉरेस्ट की जगह फॉरेस्ट की ज़मीन थी वो तुमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दी। अब आप सोचोगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा भैया फॉरेस्ट का? ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ की कटाई होती है नियमित रूप से। वो ज़मीन जो है पेड़ों की, जैसे ये पैच है इसको काटेंगे, ठीक, इसको फिर ये डिपो पे जाएगा, इसके जो देख रहे हो ये सब बोटा इनको बोलते हैं देहाती भाषा में हमारे यहाँ। तो बोटा मतलब ये जो है आपका पूरा पेड़ का तना, लॉग ऑफ वुड जो अंग्रेजी में बोलते हैं, उसकी फिर बिक्री होती है। ये साखू, साल, ये सब टीक वुड ये सब होते हैं। और फिर जो है यहाँ पर ये पेड़ वेड़ काट दिए गए, बाकी तो अभी जगह बची हुई है। फिर यहाँ पे जो है अगला पैच काटा जाता है और यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया जाता है। अब ये 50 साल 75 साल बाद जब वापस इस पे आता तो ये उग चुका होता, तब तक इसको काट के फिर ऐसे वापस करके आते हैं। तो ये इस तरीके से रेवेन्यू कमाया जाता है। ठीक, तो एक एक चीज़ ग्राउंड लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि दिमाग में आपके जो है कोई खिचड़ी ना पके, बिल्कुल जो है मालपुआ होना चाहिए, देखते ही खा जाओ। ठीक, तो ये चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि तुमने प्रक्रिया फॉलो नहीं करी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दी। एक तो पेड़ कटाई करके तुम रेवेन्यू कमा रहे हो, बाकी तुम ज़मीन बेच के रोड, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे हो। ठीक, ये काम करते हो। तो छत्तीसगढ़ ने कहा देखिए ऐसा है महोदया, आपको शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। हमने जो फॉरेस्ट की ज़मीन बेची, मतलब दी है, ट्रांसफ़र करी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, वो बाय मिस्टेक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में थी। ठीक है, एक्चुअल में वो नॉन फॉरेस्ट लैंड थी, वो बाय मिस्टेक चली गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। तो हमने फिर उठा के वापस उसको जो है वापस भेज दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, एज इट कुड बी। लेकिन फिर केंद्र सरकार जो है पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि देखिए ऐसा है, जो ज़मीन थी वो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था। अब देखो यहाँ पर दो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, मैं अभी चलो उसको बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि अभी हमने डिमार्केटेड नहीं किया था, लेकिन वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था। ठीक, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होने की वजह से आप उसको बिना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये कहता है कि विदाउट क्लियरेंस लिए हुए आप उसको ट्रांसफ़र नहीं, हस्तांतरित नहीं कर सकते रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे? तो ये चीज़ छत्तीसगढ़ को नहीं समझ में आ रही थी बात। अब देखिए सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में दो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। एक फॉरेस्ट होता है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक, इसमें बड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है। और दूसरा फॉरेस्ट होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बहुत, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट में मैं ये बताऊं आपको सिंपल सा, ये फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अनुसार है। ठीक, रिजर्व फॉरेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। रिजर्व में एस आ रहा तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा मतलब याद करने के लिए। प्रोटेक्टेड में एस नहीं आया तो स्ट्रिक्टनेस कम है। स्ट्रिक्ट इसलिए है कि जहां पर कोई भी अधिकार बाहर वालों को, फॉरेस्ट के बाहर वालों को कोई भी अधिकार नहीं होता है, जो बताया गया बस उसके अलावा कोई अधिकार नहीं होता है। वेरी स्ट्रिक्ट रिजर्व
ठीक, रिजर्व है सीट भैया। ठीक, जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं ना, कोई अगर जैसे रिजर्व सीट पे आप बैठने लगो सब अरे मत बैठिए, वही वाली बात है। और वही प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि प्रोटेक्टेड में सारे अधिकार होते हैं, लेकिन वो अधिकार नहीं होते जो बोले गए हैं कि ये नहीं होंगे, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस कम होती है। फिर से बता देता हूँ, रिजर्व फॉरेस्ट में राइट्स सारे नील हैं, सिर्फ वही है जो स्पेसिफाई किए गए हैं, हाँ भैया चलो ये छूट दी जाती है। यहाँ पे राइट्स की छूट है ही नहीं, यहाँ पे सारे राइट्स हैं, कुछ राइट ही अधिकार जो है बताए जाते हैं कि भैया ये नहीं मिलेगा, तो वो नहीं मिलता है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। इसी फॉरेस्ट को उन्होंने बोला है पर्यावरण मंत्रालय ने कि ये इस तरीके का अनडिमार्केटेड, मतलब अभी हमने सीमा नहीं खींची थी उसकी, ठीक, डिमार्केटेड नहीं किया था, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था। इसको अगर तुम्हें भैया ट्रांसफर करना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट या किसी के पास भी नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, वो लिया नहीं आपने, ये बात है। और कुछ फॉरेस्ट जैसे होते हैं विलेज और नगर पालिका फॉरेस्ट, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है मैनेज करता है, जिसकी बात ऊपर हुई है। इसी में भेद दिया गया कि भैया जाओ रेवेन्यू कमाओ उससे, ठीक, तो ये चीज़ है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला जो है सभी प्रकार के फॉरेस्ट पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास हो चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हो, अब ये समझ लो, ठीक। और कोई भी अगर आप चेंज करते हो, अदला बदली करते हो फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट की तरफ या नॉन फॉरेस्ट से फॉरेस्ट की तरफ, तो आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत आपको जो है एक क्लियरेंस लेने पड़ेगा, ठीक है, क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि इंडस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब कराने वाले हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फैक्ट का कि जैसे एजुकेशन है, ठीक है, जैसे आपका एजुकेशन है समवर्ती सूची में आता है ना, कंकरेंट लिस्ट में 7th शेड्यूल जो कि 246 आर्टिकल के अंतर्गत आया, उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसपे दोनों ही भारतीय संसद और प्रदेशों की विधानसभाएं जो हैं, विधान जो आपकी लेजिस्लेचर से जो है आपका नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, तो उस कंकरेंट लिस्ट में आपका फॉरेस्ट भी एज ए सब्जेक्ट आता है 1976 में, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, बट कहीं अगर किसी धक्का मुक्की हुई पार्लियामेंट संसद के लॉ से, तो संसद का लॉ जीत जाएगा, ज़्यादा ताकतवर है वो, ठीक, बजरंग पूनिया है। अगला जो है mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन देखिए, इस पर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे किसने किसको क्या किया। मॉडर्ना ने बोला है कि फाइज़र ने हमारा जो mRNA बेस्ड वैक्सीन जो हमने बनाई थी कोविड-19 के आने से पहले, वो चुरा लिया है, और फाइज़र और साथ में जर्मन चोर भी था बायोएनटेक, इन दोनों लोग ने हमें हमारा पेटेंट का जो है वो किया है, ठीक, उल्लंघन किया है, और mRNA बेस्ड जो हमने बनाई थी, ठीक, वैक्सीन, उसका चुरा के खुद भी बनाने लगे अपने नाम से। तो mRNA का मतलब क्या होता है, ये देखिए, जो कोरोना का वायरस है उसमें ऐसे कांटे निकले हुए हैं, कांटे जो है सेल में घुसने में आसानी, कोशिकाओं में घुसने में आसानी करते हैं, और कोशिका में घुस के ये वायरस जो है क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, दुगना तिगना चौगना करता है, और फिर ज़्यादा और तेजी से जो है हमला करता है, प्रतिरोधक क्षमता को हमारी चैलेंज करता है, ठीक। तो mRNA, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो ज़्यादा जल्दी जो है फैल सकता है। mRNA क्या करता है, जो ये प्रोटीन, एक तरीके का प्रोटीन ही होता है वायरस भी, ठीक, तो ये जो प्रोटीन है बनाने का, मतलब उसमें क्या करता है कि mRNA आपका शरीर में जब इंजेक्ट किया जाता है, तो वो ये प्रोटीन बताता है कि भैया तुम स्पाइक वाला कोरोना वायरस बनाओ, तो वो प्रोटीन बनाता है वायरस, और वायरस जैसे ही आता है तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो है उसको तोड़ देती, मतलब जो है मार देती है, और याद कर लेती है, अच्छा बेटा तुम्हारे टाइप का पगला फिर आया तो और मारेंगे, ठीक, और तेजी से पीटेंगे। तो इस तरीके से जो है वायरस को मार के बी सेल टी सेल अपना काम करके बी सेल अपना मेमोरी में डाल लेता है कि भैया अगली बार आया तो और पीटेंगे इसे, ठीक, और तेजी से पीटेंगे। तो ये काम करता है। इसमें असली वाला जो वायरस है वो इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मैसेंजर आरएनए जो होता है, मैसेंजर क्या है, जो वो होता था ना, जो मैसेज से भेजने जाते हैं, तो ये मैसेज बस भेजता है कि प्रोटीन तुम बनाओ इस प्रकार का जो वायरस जैसा है, वो जैसे ही बनता है वो तुरंत ही उसको पीटा जाता है बी सेल टी सेल के द्वारा, बी सेल अपनी मेमोरी में रख लेता है, ठीक। तो ये एक इसका फिनोमिनन है, ये इस तरीके का पूरी प्रक्रिया है, ठीक। और इस प्रक्रिया जो mRNA के बेस पे जो वायरस बनाने, वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया, इसको चुरा लिया था, ऐसा मॉडर्ना ने बोला है। फाइजर और जर्मन कौन है, बायोएनटेक उसको, ठीक, भारत टेक ना समझ लेना। अगला टॉपिक है गोरखा इन इंडियन आर्मी। देखो, जब ब्रिटिशर्स गए भारत से, तब इंडिया और नेपाल, गोरखा एक्चुअली है तो नेपाल के ही ना, ठीक। तो
तो जो रेजिमेंट थी वो 1 से लेके 10 तक थी रेजिमेंट्स, गोरखा रेजिमेंट 10 तक की थी, ठीक। तो एक ट्राईपार्टाइट जो है एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक। नेपाल एक अलग देश बन रहा था, तो उसमें ये कहा गया कि ब्रिटेन ने कहा कि देखो ऐसा है, कुछ तुम ले लो भैया ये गोरखा वाले रेजिमेंट, कुछ नेपाल तुम ले लो, ठीक। तो ऐसी बात चली थी और इसको बोलते थे ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। 1947 में ये लागू हो गया था। तो इसमें 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 की जो है 2, 6, 7 और 10वीं जो है नेपाल के पास रेजिमेंट चली गई थी, बाकी 1, 3, 4, 5, 8, 9 जो है भारत के पास आ गई थी। फिर भारत में 11वीं बनाई गई थी जैसे ही इंडिया के पास मतलब इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद। अब यहाँ पे जो अग्निपथ वाली स्कीम आई है और जिसके जरिए अब इंडियन आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होना है, तो इसका रिक्रूटमेंट होना था नेपाल में गोरखा सोल्जर्स का, तो नेपाल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ट्राईपार्टाइट जो एग्रीमेंट था उसके अंतर्गत इस तरीके के स्कीम की कोई जिक्र नहीं है, तो हम जो है लीगली लॉ में अगर देखा जाए तो हम इसके लिए आगे हाँ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया एक तरीके से कि गोरखा अब भारत मतलब करते भारत की सुरक्षा है, भारत के सोल्जर कहलाते हैं फिर, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं और उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट वो सब भी दिया जाता है। अगला टॉपिक, इसको उन्होंने पढ़ा भी था 23 तारीख के जो है करंट अफेयर में कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट जो दिए जाने उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था उस दिन कि इनको मिलेगा 1 साल तक के लिए, ठीक। एक तो ड्राइवर मिलेगा, ठीक है, 1 साल तक के लिए, और भी कुछ छूट बताई गई थी। अब क्या इन्होंने कह दिया कि 1 साल हटाओ, ड्राइवर मिलेगा पूरी ज़िंदगी भर, डोमेस्टिक हेल्प मिलेगी पूरी ज़िंदगी, मतलब मेड वेड कोई जो है मिलेगी ज़रूर पूरी ज़िंदगी भर के लिए, ठीक। बाकी जो प्रावधान किए गए थे कि जो आवास है, आवास 6 एकोमोडेशन टाइप 7 का मिलेगा, जो पहले आपका ऑफिशियल रेसिडेंस था उसके अलावा 6 महीने के लिए, ठीक। ये वैसे ही है, ये दूसरी बार फिर अमेंडमेंट किया गया है। पहले ये डोमेस्टिक हेल्प की बात नहीं जोड़ी गई थी और 1 साल तक ही था जो शॉफर ऑफर थे, अब इसको आजीवन कर दिया है कि आजीवन जो है मिलेगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड 5 साल के लिए रहेगा, ठीक, फॉर रिटायर्ड CGI, और 3 ईयर के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। शॉफर मिलेगा फॉर लाइफ, ठीक, लाइफ टाइम सेक्रेटेरियल असिस्टेंट मिलेगा रिटायर्ड CGI को, ठीक। एयरपोर्ट में लॉन्जेस इनके लिए अलग होंगे। मोबाइल और इंटरनेट का बिल जो है 4250 रुपये तक का हर महीने माफ़ करवा सकते हैं, रीइंबर्समेंट हो जाएगा। पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर वो बिल लगाएंगे, उनको पैसा वापस आ जाएगा। 24 घंटे सिक्योरिटी कवर, ये सब दिया गया है और इसके लिए नोटिफिकेशन अधिसूचना लॉ मिनिस्ट्री ने लगा दिया है। और हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर मान लो पहले से हाई कोर्ट के किसी की मतलब हाई कोर्ट से ऐसी कोई सुविधा पहले से मिल रही होगी तो डबल नहीं मिलेगी, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक। और UPSC UPPCS के हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग जो है 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाकी पेमेंट के लिंक सारे कुछ दे रखा है, इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है, बात करके आप समझ सकते हैं, ठीक। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, ठीक। मतलब अगर हम, जैसे मैं कहता हूँ ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जीतने वाले तो जीतोगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अगर आपने सोच रखा था उसकी माने, करण अर्जुन की माने कि वो आएंगे तो आए, ठीक। कोई विचार अनन्य रूप से, ठीक, मतलब वही है और कोई नहीं है, अनन्य, ठीक, एक्सक्लूसिव इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में याद आ रहा है। अनन्य रूप से मैंने भैया बहुत हिंदी इंग्लिश मीडियम में मेरा, लेकिन मैंने हिंदी बहुत सब डिक्शनरी खोल के देखी है, ऐसे नहीं मुझे आया है। मैं बहुत एक चीज़ पूरी मेरे पास पेपर रखे हुए हैं 15-16 पेज के, जिसमें हिंदी इंग्लिश लिख के याद किया है। अनन्य यानी एक्सक्लूसिव ही होता है, मुझे एकदम करेक्ट याद आ गया है, जोश आ गया है, ठीक। तो देखिए, अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। वो वास्तविकता में भी आ जाता है, फिजिकली और मेंटली भी अवस्था में आ जाता है। तो कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करिए, कम से कम कुछ तो करिए। कई लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, ठीक। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ पसंद आ रहा तो डिसलाइक करिए बिल्कुल, और कम से कम कुछ तो करो, मतलब कुछ आपका भी रोल होना चाहिए ना, या तो मोटिवेशन करो या फिर डिमोटिवेशन करो, बंद ही किया जाए, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।